इनकी सदस्यता की बात करूं तो 2015 से 16 तक मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी भी रह चुकी हैं। 2015 से 17 तक अगली एकेडमिक जर्नल की रेफरी रह चुकी हैं। 2016 से 18 तक मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी दिल्ली रह चुकी हैं। हॉनर एंड अवार्ड की बात करूं तो बीए और एमए में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से गोल्ड मेडल पा चुकी हैं। एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1991 से 93 का नेशनल स्कॉलरशिप पा चुकी हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से 1994 से जेआरएफ फेलोशिप भी पा चुकी है। प्रोफेसर सुधा जी का व्यक्तित्व सरल, विनम्र और प्रेरणादायक है। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों और सहकर्मियों को प्रोत्साहन करने में विश्वास रखती हैं। उनका दृष्टिकोण समर्पित और दूरदर्शी है, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। उनकी विद्वता और समर्पण ने हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया है, जिससे वह इस क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्तित्व मानी जाती हैं। उनके योगदान को शब्दों में समेटना इस समय सीमा में संभव नहीं है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उनके मार्गदर्शन से अवश्य लाभ उठा पाएंगे। आखिर में मैं मैम को विनम्र निवेदन करता हूं कि वो अपने विषय पर अपनी बात रखें। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत आभार जम्मू विश्वविद्यालय, आप सब साथियों, डॉक्टर गरिमा गुप्ता संयोजिका, और अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर गरिमा गुप्ता को प्रेरित करने वाली डॉक्टर प्रोफेसर रानी बाला जी, सबका आभार। मुझे एक बार फिर आप सबके समक्ष रूबरू होने का मौका मिला है। मैं आपके विश्वविद्यालय के लिए अपरिचित नहीं हूँ, लेकिन जितनी बार भी आप लोगों से मिलती हूँ, बातचीत होती है, नए विषय, नए लोग, नई जगह, नई व्यवस्था, उससे मिलने का एक मौका मिलता है। यूँ तो हम एक बहुत ही औपचारिक और कहें कि निर्धारित तरीके से बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इसे बातचीत ही कहना चाहूँगी, क्योंकि आप सब साथी शिक्षक हैं। किसी को विशेष तौर पर कुछ इसमें बताना नहीं है, बल्कि हम सब सहभागी हैं। तो जो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है, रिफ्रेशर कोर्स जिसे हम कहते हैं, और आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए रिफ्रेशर कोर्स है ये, तो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का एक तय ढर्रा होता है कि हम अमूमन उसमें कुछ विषयों पर बातचीत करते हैं, और फिर आपको पेपर लिखने के लिए, सवाल जवाब के लिए और बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित किया जाता है, और मान लिया जाता है कि हम सब यहाँ से कुछ सीख कर और अपने को पुनर्नवी कर जा रहे हैं। तो ये जो हमारा पुनर्नवीकरण है, दरअसल हमारे व्यक्तित्व के बाहरी पक्ष का नहीं है, आंतरिक पक्ष का है, हमारे ज्ञानात्मक पक्ष का है। और जाहिर है कि हम सबको एक रिचुअल की तरह, औपचारिकता की तरह, कर्मकांड की तरह इस चीज़ को नहीं निपटाना है। आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन फिर भी जब भी कही जाए और जब भी समझी जाए तो अगर उचित बात है तो उसके लिए ग्राह्यता बनी रहती है। आखिरी दिन मैं इसलिए कह रही हूँ इस बात को कि आप सब ने 16 तारीख से लेकर 28 तारीख तक लगातार अनेक विद्वानों को सुना होगा, आपस में भी बातचीत की होगी, और बहुत सारे क्रियाविधियों को आपने संपन्न किया होगा। लेकिन तब भी सवाल रह जाता है कि हम सब आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षक, हम क्या चीज़ लेकर यहाँ से जा रहे हैं, जो हमारे साहित्य में और साहित्य के पठन पाठन में कोई नया पक्ष जोड़ पाएगा, ये सवाल बना रहता है। और हमें लगता है कि हम सबको ईमानदारी से इसका जवाब देना चाहिए। हम सबको जो है उसकी व्याख्या कर देना, यानी किसी पाठ की व्याख्या कर देना,
हमसे अच्छा कौन जानता है, हम सभी शिक्षक हैं। पाठ की व्याख्या हम लोगों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। शायद मैं जितनी अच्छी तरह से किसी चीज़ की व्याख्या करूँगी, उससे बेहतर आप कर सकते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है, आज पहली बार मैं बहुत पशुपेश में थी कि किस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, ताकि सचमुच में इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का कुछ मुझे भी एक तरह से सार्थकता बोध हो कि मैंने भी इसमें कुछ अपना सहयोग किया। मैं बहुत पशुपेश में थी और तब मैंने सोचा कि एक अनौपचारिक बातचीत आप लोगों के साथ कि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होता है, साहित्य को जिस तरह से हम चूँकि साहित्य के भाषा के लोग हैं, इसलिए मैं बार बार साहित्य कह रही हूँ कि साहित्य और भाषा को एक नए सिरे से और इस सिरे में ज्ञान और संवेदना का संयोजन करके पुनः देखना, उसमें उपलब्ध जो अभिव्यक्ति के तमाम रूप हैं उनकी पड़ताल करना और एक नई पहचान कायम करना। जाहिर है ये पहचान साहित्य से साहित्य तक नहीं है, यह पहचान साहित्य से साहित्य के बाहर भी है और साहित्य से साहित्य के भीतर भी है। ये अंदर और बाहर यानी अंतरानुशासनिक पहचान है। इसमें कोई एक संदर्भ नहीं जुड़ता कि वह संदर्भ किसी खास टेक्स्ट का हो, खास पाठ का हो या किसी खास रचना का या रचनाशीलता का हो। तो मैं आज जिस विषय पर आपसे बात करूंगी ये साहित्य का विषय है और साहित्य अगर इन सरोकारों से, इन विषयों से किसी तरह जुड़ पाता है और अगर जुड़ा हुआ है तो हम इस आलोचना के प्रकाश में उस चीज़ की व्याख्या और पुनर्व्याख्या के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं। ऐसा मेरा एक उद्यम रहेगा और इसी क्रम में जिस विषय पर मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, बहुत संकोच के साथ बातचीत करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब किसी न किसी रूप में इन विषयों से परिचित हैं। बस मैं चीज़ों को संयोजित करके एक जगह रखने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे हम साहित्य के विभिन्न पाठों को एक नए प्रकाश में देख सकें और समकालीन जो विमर्श है, समकालीन जो वैचारिकी है, समकालीन जो सामाजिक परिवर्तन और विकास के आयाम हैं, उनसे साहित्य को हम जोड़ सकें। तो मैंने जो विषय आज के व्याख्यान के लिए आपके सामने तय किया है, इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के थीम और कह सकते हैं उद्देश्य के लिहाज से, वह विषय है स्त्री श्रम यानी वुमेन लेबर, स्त्री श्रम और पितृसत्ता और इनके साथ साहित्य का अंतर संबंध। यानी स्त्री श्रम, पितृसत्ता और साहित्य, मोटे तौर पर हम ये तीन अलग अलग बिंदुओं में रखकर आज की बातचीत को करेंगे। तो सबसे पहले हम जब स्त्री श्रम कहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि श्रम का या लेबर का जो कॉन्सेप्ट है, लेबर की जो अवधारणा है वो कैसी है। हमने अब तक जितना भी साहित्य पढ़ा है, चाहे देशी विदेशी, भारतीय, स्थानीय, प्रादेशिक, जितनी भी भाषाओं के साहित्य पढ़े हैं, उनमें हम आसानी से स्त्री के श्रम की पहचान कर सकते हैं। आप अज्ञे की रोज कहानी लें, जिसमें वह एक यंत्र की तरह कहती है कि 3 बज गए। घंटे की टनटनाहट पर नायिका उदासीन और तटस्थ भाव से कहती है 3 बज गए, नल आ गई होगी। यह एक वाक्य उस पूरी कहानी की संवेदना को जिस लोनलीनेस, अजनबियत और निसंगता में ढालता है, साथ ही साथ स्त्री के श्रम की जो पहचान है उसको भी कायम करता है। तो ऐसी एक कहानी या एक रचना नहीं है, हजारों कहानियाँ, हजारों रचनाएं हैं। आप देशी भाषा के साहित्य में इन रचनाओं की पहचान कर सकते हैं अथवा विदेशी भाषा के साहित्य में इन रचनाओं की पहचान कर सकते हैं, इन जगहों की पहचान कर सकते हैं। आप हमारा जो सबसे कह सकते हैं चर्चित उपन्यास है हिंदी का गोदान में जो स्त्री श्रम की अलग अलग छवियां हैं, आप उसको भी इसके बरक्स देख सकते हैं। तो जब हम श्रम कहते हैं तो हमारे सामने क्या चीज़ जाहिर होती है?
क्या श्रम कोई अप्राकृतिक चीज़ है? सबसे पहले सवाल तो यही है। श्रम अगर हम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो हम खाएंगे क्या और आगे कैसे बढ़ेंगे? श्रम मनुष्य के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। श्रम के बिना जीवन चलायमान नहीं हो सकता। श्रम जो है वह जीवन के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है और मनुष्य के विकास में हम कहें कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्रम की है। वही व्यक्ति आगे जाता है जो परिश्रम करता है और परिश्रम के बिना, परिश्रम की महिमा पर कितने साहित्य लिखे गए आप सबको पता है। परिश्रम और श्रम के महत्व पर साहित्य अटा पड़ा है, लेकिन कुछ धारा, कुछ लेखन श्रम और कह सकते हैं परिश्रम के महत्व को दूसरे तरह से भी व्याख्यायित करती है। मसलन 2 उदाहरण मुझे याद आ रहे हैं। एक तो मध्यकाल का है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये मध्यकाल में श्रम की भूमिका को एक तरह से परिभाषित करने का एक प्रयास है। ठीक इसी तरह से आप मशहूर कहानी, फिर से मैं प्रेमचंद के पास जा रही हूँ, कफन, जो 1936 में ही प्रकाशित हुई थी, कफन को याद कीजिए। और जब आप कफन को याद करते हैं तो आप बहुत आसानी से प्रेमचंद की जो व्याख्या है कि जिस समाज में दिन रात मेहनत और मजदूरी करके भी पेट नहीं भरता, उस समाज में घीसू और माधव की मानसिकता क्या हो जाती है कि वह जब तक 3-4 दिन की फाका कशी नहीं कर लेते, परिश्रम के लिए, मजदूरी के लिए घर से बाहर नहीं निकलते। ये प्रेमचंद कहते हैं, प्रेमचंद कफन कहानी में कहते हैं। तो ये एक अलहदा दृष्टिकोण है श्रम को लेकर। और ये ऐसा, जैसे ही हम श्रम की महत्ता की बात करें, उसके विरोध में ये दृष्टिकोण पेश किया जा सकता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये दोनों दृष्टिकोण विशेष ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियों की उपज है। ये श्रम की महत्ता को कम करके नहीं देख रहे, बल्कि श्रम की आवश्यकता, लेकिन उस आवश्यकता के साथ साथ श्रम के बाई प्रोडक्ट के रूप में पैदा हुई एक महत्वपूर्ण जमात और व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो श्रम से पैदा हुई अतिरिक्त के बल पर अपने को पुष्ट बनाता है। अतिरिक्त सरप्लस जिसे हम कहते हैं, उसके बल पर अपने को पुष्ट बनाता है। तो ऐसे में सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि बुनियादी बात कि श्रम हमेशा मनुष्य और प्रकृति के बीच एक महत्वपूर्ण जुड़ाव का कारण रहा है, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ देती है, जिस पर पशुओं की तरह ही बिना परिश्रम किए मनुष्य जिंदा रह सकता है। लेकिन मनुष्य ने ऐसा किया नहीं। प्रकृति को वह अपने अनुरूप करने के लिए, अपने तरह ढालने के लिए और उससे आगे जाने के लिए, अपने विकास के विभिन्न पायदानों को तय करने के लिए उसने प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को संशोधित और परिमार्जित करना शुरू किया। जो पके हुए फल थे, कच्चा अनाज था, उसको उसने संशोधित करके जो रॉ या कच्ची चीज़ें हैं जिसको वह सीधे ग्रहण करता तो उतना स्वादिष्ट या उतना पुष्टिकर ना होता जितना वह संशोधित करके हो सकता है। इसी तरह से आधुनिक समय में अगर हम देखें तो जो कच्चा माल है, जिसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं, इन सब का उत्खनन और संशोधन, परिमार्जन करना एक व्यवसाय ही है। तो प्रकृति में जो कुछ अपने कच्चे रूप में उपस्थित है, कच्चे माल के तौर पर उपस्थित है, उसको हम कैसे संशोधित, परिमार्जित करके श्रम के जरिए एक नई वस्तु में उपयोग के लिए ज़्यादा मुफीद चीज़ में ढाल देते हैं। तो श्रम और व्यक्ति तथा प्रकृति का एक अंतर संबंध बनता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि श्रम जब किसी से जबरदस्ती कराया जाए, परिश्रम जब किसी से जबरदस्ती कराया जाए, क्योंकि परिश्रम की ज़रूरत तो सबको है, लेकिन कुछ व्यक्ति अपने परिश्रम, अपने हिस्से का भी परिश्रम अगर दूसरे से कराएं और बिना किसी अतिरिक्त मूल्य या पारिश्रमिक दिए हुए
कराएं अथवा कम पारिश्रमिक देकर कराएं, तो यह एक दिक्कत और उलझन और एक विषम समाज के निर्माण का कारक होता है। आप देखें कि जब तक जो कारगर है अपने श्रम से उसका संबंध किस तरह का बनता है, जो कामगर है, जो व्यक्ति मजदूर है या कामगर है, काम करता है, अपने श्रम से उसका संबंध किसी समाज में, सभ्य समाज में किस तरह बनता है, तो वह चीज़ जो उसके श्रम का सामाजिक संबंध बनता है, वह मूल्य या पैसे से बनता है। उसको श्रम के बदले में मूल्य मिलता है, पैसा मिलता है, यानी वह पैसा जो उसके जीवन यापन के लिए जरूरी है। उस पैसे के विनिमय से वह अपने जीवन के अन्य संसाधनों को खरीद पाता है या जीवित रह पाता है। तो अगर ये पैसा ना मिले तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए इस तरह से अतिरिक्त श्रम नहीं करेगा। और आप औपनिवेशिक देशों में देख सकते हैं, या सभ्यता के पायदान पर जब हम चढ़ रहे थे तो आदिम कबीलाई समाज से जब हम आगे बढ़ते हैं, सभ्य समाज की तरफ जाते हैं, तो जो दास प्रथा है वह इसी जबरिया श्रम का एक नमूना है। ठीक इसी तरह से जो औद्योगिक सभ्यता आई उसमें हम जो मजदूरों का, खेतीहर किसानों का श्रम देखते हैं और उसका शोषण देखते हैं, वह भी औद्योगिक पूंजीवादी श्रम का एक नमूना है। और अब जिस समाज में हम रह रहे हैं, सभ्यता के विकास के क्रम को हम उल्टा नहीं ले जा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमें पूंजीवाद नहीं चाहिए। हम इसी समाज का हिस्सा हैं और ये पूंजीवाद का जो उत्तर दौर है ये चल रहा है और ये रहेगा, लेकिन विकास की जो दिशा है उसको हम पीछे नहीं ले जा सकते। लेकिन इसमें हम शोषण के स्तरों की पहचान करके उसको मानव विकास के तमाम जो योजनाएं हैं उनमें लागू कर सकते हैं और एक समग्र समरूप समाज के निर्माण का सपना देख सकते हैं। ये इतना भर उद्देश्य है। तो ऐसे में अगर आप देखें कि श्रमिक अपने श्रम को तब तक अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि वो पूंजीपति को अपने श्रम को बेचे नहीं। और ऐसे में जो विवशता के कारण श्रम बेचा जाता है, या आर्थिक विवशता हो या अन्य किसी तरह की विवशता हो, वह बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक नहीं हो सकता, जहाँ दबाव या शोषण या व्यवस्था के कारण श्रम का विक्रय हो। ऐसी स्थिति में हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि फिर करना क्या होगा। कोई तो अपना श्रम करेगा और बहुत सारे ऐसे समाज में लोग होंगे जो एक निश्चित अवस्था के बाद श्रम नहीं कर पाने की स्थिति में होंगे। मसलन जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या किसी भी तरह से अक्षम लोग हैं, तो ऐसे लोग श्रम न कर पाने की स्थिति में होंगे। तो वैसी स्थिति में फिर श्रम की क्या भूमिका होगी? अन्य जो लोग हैं, क्या वे इस तरह के समुदाय की, व्यक्ति की, समाज की मदद कर सकेंगे? निश्चित तौर पर जो स्वेच्छा श्रम या जिसे हम श्रमदान कहते हैं, ऐसे में काम आएगा या काम आता है। और इन तमाम चीज़ों के संदर्भ में अगर आप देखें कि हम एक महत्वपूर्ण उद्धरण के साथ इस बात को कहना चाहेंगे कि दरअसल वानर से नर बनने की प्रक्रिया में श्रम की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसी क्रम में अगर आप स्त्री श्रम की बात करें तो आप देख पाएंगे कि ये वानर से जो नर बनना है उसमें स्त्रियों के श्रम की कितनी बड़ी भूमिका है, और स्त्रियों के श्रम का जो मूल्यांकन है वह कितना कमतर, कितना असम्मानजनक तरीके से हमारे समाज में और विभिन्न सामाजिक इकाइयों में होता रहा है, बल्कि नगण्य तरीके से होता रहा है। जो जिस तरह से उसका मूल्यांकन और सम्मान होना चाहिए उस तरह से नहीं होता रहा। साहित्य को भी अब तक हमने इस लिहाज से नहीं पढ़ा है। तो जाहिर है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के अध्यापक आप सब हैं, मैं भी हूँ, तो हम सब को इस लाइट में स्त्री श्रम का साहित्यिक जो मूल्यांकन है उसको देखने की ज़रूरत है।
और जितनी बातें मैंने कही उसमें एक चीज़ तय है कि श्रम मनुष्य का सोद्देश्य कार्य साधक व्यापार है। यानी श्रम हम जब करते हैं जब हम किसी उद्देश्य की पूर्ति करने की इच्छा रखते हैं। मसलन हम लिखने तब बैठते हैं जब हम लिखना चाहते हैं और लिखकर अपने किसी उद्देश्य को सिद्ध करना चाहते हैं। बोलते तब हैं, जैसे आज की कक्षा हम किसी उद्देश्य को साधने के लिए, बौद्धिक श्रम भी श्रम का एक हिस्सा है, तो किसी उद्देश्य को साधने के लिए ये कक्षा या बातचीत रखी गई है। तो श्रम हमेशा एक सोद्देश्य कार्य साधक मानवीय व्यापार है। ऐसे में जब सोद्देश्य कार्य साधक मानवीय व्यापार है तो तमाम साहित्य रचनाशीलता को अगर आप पलट जाएं तो देखें कि उसमें जो सोद्देश्य कार्य साधक व्यापार का कितना हिस्सा स्त्री के पक्ष में आता है। और ऐसे इस रूप में अगर आप देखें तो सबसे मूल बात तो ये है कि जो रोजगार पाना है या नौकरी पाना है, अर्थात श्रम के बदले में मूल्य प्राप्त करना है, यह एक तरह से स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी, हम सब आप नौकरी करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो ये स्त्री और पुरुष किसी के लिए भी गरीबी से बाहर आने का उपक्रम है, अपने आर्थिक अभाव को दूर करने का उपक्रम है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। तो आर्थिक अभाव को दूर करने की कोशिश या प्रयास ये स्त्री के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना पुरुष के लिए ज़रूरी है। लेकिन साहित्यिक रचनाशीलता में अब तक के साहित्य के विवरणों में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि स्त्री की जो इस तरह की कोशिशें हैं और उनका रूपायन है, वह एक तरह से कह सकते हैं बहुत मामूली रूप में, बहुत अप्रकट रूप में हुआ है, बहुत एम्फेसिस के साथ नहीं हुआ है, ना ही इसका मूल्यांकन इस तरह से हुआ है। एक वैश्विक आंकड़े के अनुसार जो कम उम्र की लड़कियां हैं, यानी जिनमें रोजगार करने की क्षमता हो सकती है, ऐसी लड़कियों की संख्या पूरे विश्व में जितनी है उनका 15% हिस्सा रोजगार या नौकरी करना चाहता है आज के समय में। और ठीक उसी के साथ साथ आज के समय में जितना प्रतिशत रोजगार की उम्र के लड़कों का है, उनका 10% जो है, 10.5% जो है, वह बेरोजगारी को झेल रहा है। अब आप देखिए कि स्त्री की जो बेरोजगारी है वो लगभग 15% है जो काम करने के उम्र में आती हैं। पुरुष की जो बेरोजगारी है वो लगभग 10.5% है जो काम करने की उम्र में हैं। तो अभी भी बेरोजगार स्त्रियों की जो संख्या है, ये विकसित और अविकसित और विकासशील तीनों देशों के आंकड़े हैं। तो अभी भी जो बेरोजगार स्त्रियां हैं, अगर भारत का आंकड़ा और प्रादेशिक तौर से अन्य राज्यों का आंकड़ा निकाला जाए तो ये प्रतिशत और भी चौंकाने वाला होगा। ये वैश्विक आंकड़ा है जिसमें विकसित देशों की स्त्रियां भी शामिल हैं जो निरंतर रोजगार के लिए सचेष्ट रहती हैं और उनका दर रोजगार के लिए हमसे कहीं ज़्यादा है। तो अभी भी इस आंकड़े के अनुसार भी जो रोजगार पाने की आकांक्षा रखती हैं, ऐसी बेरोजगार स्त्रियों का प्रतिशत रोजगार पाने की आकांक्षा रखने वाले पुरुष नाविकों की तुलना में ज़्यादा है। तो काम करना चाहती हैं लेकिन काम नहीं है, जो काम है वो घरेलू काम है। तो इसका असर किस चीज़ पर पड़ेगा? स्त्री काम करना चाहती है, बाहर काम करना चाहती है, रोजगार पाकर अपनी गरीबी दूर करना चाहती है, आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहती है। अगर उसे ये अवसर नहीं मिल रहा है तो इसका असर किन चीज़ों पर पड़ता है? जाहिर है कि इसका असर उसके पूरे व्यक्तित्व, पूरी अस्मिता, सामाजिक भागीदारी, सार्वजनिक जो उसकी हिस्सेदारी है, इन तमाम चीज़ों में और साथ ही साथ नीति निर्धारक फैसलों में पड़ेगा और सीधा सीधा पड़ेगा। ऐसे में जो जेंडर के आधार पर काम के क्षेत्रों में आप जो भेदभाव देखते हैं
उसमें आपको सीधा नज़र आएगा कि जेंडर के आधार पर काम के जो क्षेत्र हैं, जो वर्क एरिया है वो बटा हुआ है। यानी अगर लड़की है तो ज़्यादातर उसे घरेलू काम या डोमेस्टिक हेल्प की तरह या डोमेस्टिक वर्क में ज़्यादा इंगेज होना होता है, अथवा ऐसे काम जो सुरक्षित समझे जाते हैं। जेंडर के आधार पर काम के क्षेत्र में भेद, और यह चीज़ कहाँ रेसिप्रोकेट करती है? ये रेसिप्रोकेट करती है वेतन में। यानी काम जेंडर के आधार पर न सिर्फ काम के क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है, बल्कि जेंडर के आधार पर वेतन में जो सहभागिता हो सकती है वहाँ भी भेदभाव किया जाता है। एक ही काम के लिए ये ऐसा नहीं है कि केवल भारत में किया जाता है, पूरे विश्व में ये फिनोमेना है कि वेतन में जो इनइक्वालिटी है वो स्त्री और पुरुष के वेतन में वो बहुत बड़ी है, जिसे हम जेंडर गैप कहते हैं। जेंडर गैप के आधार पर वेतन में भेद कहते हैं। और ऐसे में हम पाते हैं कि न केवल वेतन में भेदभाव, कम वेतन मिलना एक ही काम के लिए, बल्कि कई बार उनकी जो प्रजनन शक्ति है स्त्रियों की, जिसमें वह समाज में अलहदा तौर पर कंट्रीब्यूट करती हैं, जो शायद उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है किसी समाज को, किसी देश को, किसी और पूरे विश्व को चलाए रखने में, वह उनका रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है उनकी। लेकिन इसी कैपेसिटी के कारण, इसी क्षमता के कारण उनको कई बार अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ता है, अथवा नौकरियों से बाहर कर दिए जाते हैं, या उनको नौकरी का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि उनको उस समय बच्चे को बड़ा करना होता है, उनको स्कूल भेजना होता है, उनको पढ़ाना होता है और बहुत कुछ काम करना होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो लगातार जेंडर गैप को बढ़ाती चली जाती हैं, ये साहित्य में किस तरह रूपायित हुई हैं, साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह रूपायित हुई हैं और इनका कैसा असर पड़ा है, ये हमें देखना चाहिए। हम कुछ टेक्स्ट के जरिए आपको इसकी एक झलक दिखाना चाहते हैं, और कुछ अनुभवों के जरिए भी। जैसे जो महिला काम करना चाहती है वो क्या क्या कर सकती है, और उसकी जो लैंगिक असमानता जो है, यानी महिला होने के कारण उसे जिस लैंगिक असमानता को झेलना पड़ता है, वह कैसे उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा बनता है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको 2-3 टेक्स्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे हमने अभी चर्चा की कि श्रम का एक तरीका तो वह था जिसमें हम श्रम को स्वदेश्य कार्यसाधक व्यापार के रूप में देखते हैं, लेकिन श्रम को लेकर साहित्य में ही एक और नज़रिया मिलता है, जहाँ अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम वाला है। अथवा जो कफन का नज़रिया है कि जहाँ पर बहुत काम करने वालों का मेहनताना भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उन्हें भी अभाव और गरीबी का सामना करना पड़ता है, तो काम ही क्यों करें, ये है। और क्या इस तरह का नज़रिया जो घीसू माधव जैसे एक कहें कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स में जो कहानी का कैरेक्टर है, स्त्रियों पर कोई असर इस तरह के नज़रिए का नहीं पड़ा होगा, इस तरह की स्थिति का नहीं पड़ा होगा, और अगर पड़ा है तो साहित्यिक रूपायन कहाँ है? स्त्रियों को काम करके भी बदले में पेट भर अनाज, सम्मान, आर्थिक सुरक्षा, संरक्षा नहीं मिलता, तो ऐसे में उन पर क्या, उनकी मानसिक स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ा होगा? क्या किसी तरह का घीसू माधवपन, मैं इसको एक इन्वर्टेड कॉमाज में कह रही हूँ कि ये जो घीसू माधवपन है, जहाँ काम न करने की एक फ़िलॉसफ़ी है, क्योंकि काम करके भी बहुत कुछ हासिल नहीं है, बस पेट भर जाए, इससे ज़्यादा की चिंता घीसू माधव को नहीं। तो क्या स्त्रियों में इस दुश्चिंता ने, इस तरह के चेतना ने, इस तरह के विषम विकास ने कोई कह सकते हैं कि कोई असर पैदा किया है? इस तरह के साहित्य को हमें देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए,
और मैं विचार के लिए, एक नई चीज़ थी तो मैं विचार के लिए आपके सामने रख रही हूँ। जैसे 2-3 चीज़ें हैं कि जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, जो 2030 में यूएन संयुक्त राष्ट्र महिला समिति का एक लक्ष्य भी है। यानी हम जेंडर इक्वलिटी को, अभी 2025 है, 2030 तक हम जाते जाते जेंडर इक्वलिटी को, समान वेतन दर को, काम करने के घंटे इत्यादि को और घरेलू श्रम को की पहचान दिलाने की बात को एक उद्देश्य के तौर पर, लक्ष्य के तौर पर हासिल कर पाएंगे। ऐसा संयुक्त राष्ट्र महिला समिति का एक निर्णय है और उस दिशा में लगातार वे लोग काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हम जब सतत विकास के लक्ष्य की बात करते हैं तो वहाँ क्या तरीके हो सकते हैं, क्या साहित्य में उन तरीकों का कोई रूपायन हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए मैं एक और टेक्स्ट का उदाहरण आपके सामने रखूंगी। कृष्ण कुमार की एक पुस्तक है, चूड़ी बाजार में लड़की। अगर आप में से बहुतों ने शायद पढ़ा हो, चूड़ी बाजार में लड़की। और चूड़ी बाजार में लड़की, फिरोज़ाबाद में जो चूड़ियाँ बनती हैं उन पर ये टेक्स्ट आधारित है। और वहाँ पर एक विश्वविद्यालय की, संभवतः दिल्ली विश्वविद्यालय की ही लड़कियाँ और छात्रों का समूह फिरोज़ाबाद जाता है और वहाँ वे देखती हैं कि छोटे छोटे बच्चे, विशेषकर छोटी लड़कियाँ इस तरह के चूड़ी व्यवसाय में लगी हुई हैं। और चूड़ी बनाने में उनके बाल श्रम का जो दोहन हो रहा है, वह दोहन कैसे माता पिता की सम्मति से हो रहा है। यानी जब बच्चे काम कर रहे हैं और काम करते हुए बच्चों को जो लोग काम पर भेज रहे हैं वे उनके ही माता पिता हैं, क्योंकि आर्थिक अभाव अपने ही बच्चों से काम करवाने के लिए बाध्य कर रहा है। और उनको जो पगार मिलती है वह, चूँकि बच्चे हैं, अवयस्क हैं और अवैध रूप से उन कामों में लगे हुए हैं जो बच्चों के लिए अनुमोदित नहीं है। तो वैसी स्थिति में उस काम के लिए उनको जो पगार मिलता है वो बहुत कम है। तो खरीदने वाली भी, चूड़ियाँ खरीदने वाली भी महिलाएं, चूड़ी बाजार में जो लड़कियां काम कर रही हैं उनमें बड़ी संख्या महिलाओं की, और चूड़ियों को लालसा की दृष्टि से देखते हुए और चूड़ियों के साथ एक खास तरह की सांस्कृतिक पहचान को निर्मित करके उसको गले से लगाए रखने वाली भी महिलाएं। आपने चूड़ी फोड़ने के दृश्य, रंगीन चूड़ी पहनने के दृश्य, गहनों पर जान देने के दृश्य साहित्य में बहुत देखे होंगे। विधवा होने पर चूड़ी फोड़ना एक रिवायत है। इसी तरह से जब विवाहित होती हैं महिला तो उनको चूड़ी भेजा जाता है, पहनाया जाता है, और ख़ास तरह की चूड़ियाँ उनको विभिन्न समुदायों में, विभिन्न संस्कृतियों में पहनाई जाती है, भर भर हाथ की। तो ऐसे में इन सब का, यानी चूड़ी पहनाने के दृश्य का, विवाह के दृश्य का, गहनों पर जान देने के दृश्य का, या गहनों को लेकर एक असीमित आकर्षण के दृश्य का विवरण आपको साहित्य में बहुत मिलेगा। लेकिन इस तरह से जो उसकी जो इंटरटेक्सचुअलिटी है वह हमको देखनी चाहिए, और कैसे उन चूड़ियों के पीछे काम करने वाली जो लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका मासूम बचपन है, और लड़कियों के इस तरह से बाहर निकल के काम करना इन खतरनाक जगहों में, खदानों में, चूड़ी बाज़ार में, चूड़ी फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में अपनी बचपन की कीमत पर काम करना उनके लिए कोई आर्थिक स्वायत्तता की ज़मीन का निर्माण नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बाहर निकलकर काम करना अगर सिर्फ इतना भर ही स्त्री के लिए आर्थिक स्वायत्तता का निर्माण कर दे तो फिर बात ही क्या है। बाहर निकल के वे बच्चियां काम करती हैं, बहुत सारी घर से बाहर निकलकर घरेलू महिलाएं बाहर जाकर काम करती हैं, लेकिन वे आर्थिक स्वायत्तता नहीं हासिल कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि आर्थिक स्वायत्तता उनको तभी हासिल हो पाएगी जब उनका धन उनको स्वेच्छया खर्च करने की अनुमति उनके परिवार में उनके लिए होगी, अपने ऊपर खर्च करने की अनुमति उनके परिवार में उनके ऊपर होगी। आमतौर पर जो महिलाएं बाहर निकलकर काम करती हैं, जो निम्न मध्यवर्गीय या मध्यवर्गीय महिलाएं हैं, या उससे भी नीचे जो लेबर क्लास है,
खास करके असंगठित क्षेत्रों में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, वे अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बाहर निकलती हैं। और उनकी जो स्थिति होती है वह अद्भुत तरीके से एक खास जकड़बंदी का शिकार होती हैं। वे बाहर तो जी तोड़ मेहनत करती ही हैं, घर आकर भी उनको कोई सहायता या कोई सहारा नहीं होता। वो घर में भी मेहनत करती हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि जो वो कमा कर लाती हैं, उनके घर के पुरुष सदस्य या तो नशे पर या अपने शौक में उसे खर्च कर देते हैं। उस स्त्री को खर्च करने का अधिकार, अपनी ही कमाई को अपने ऊपर खर्च करने का अधिकार कम जगहों पर बल्कि नगण्य रूप में मिलता है। तो ऐसे में स्त्री की आत्मनिर्भरता भी उसके व्यक्तित्व के विकास और बेहतरी के लिए कोई बड़ा साधन नहीं बन पाती, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि विभिन्न योजनाओं की, विभिन्न विकासमूलक योजनाओं की आवश्यकता है और वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता है, वह नीचे समाज में नहीं है। वो गाहे बगाहे दिखाई देता है। यानी जो महिलाओं को की स्वनिर्भरता के लिए कुछ आर्थिक अनुदान या कुछ इस तरह की योजनाएं जो सरकार की हैं, और जो असंगठित मजदूर अधिनियम जो 2008 में लागू हुआ, उसके अनुसार जो वृद्धा पेंशन योजना है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, नौकरी की 100 दिन की गारंटी की योजना है, इस तरह की जो छोटी मोटी योजनाएं हैं, इन तमाम योजनाओं से केवल सपोर्टिव या आंशिक मदद तो उनको मिलती है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान यहाँ नहीं होता। ऐसे में स्त्री श्रम का जो सम्मान समाज में होना चाहिए और उसका जो रिफ्लेक्शन साहित्य में होना चाहिए, वो लगभग नहीं है। और तभी इस तरह की कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों के बीच, इस तरह के वातावरण और चेतना के बीच जो रचनाएं आती हैं, उसमें स्त्रियां बिल्कुल अपने श्रम से, अपने काम से एक तरह की तटस्थता, एक तरह की निस्संगता दिखाती हैं, और उदासीन भाव से अज्ञे की कहानी रोज की तरह, रोज के नायिका की तरह वो कहती हैं 3 बज गए, नल के आने का समय हो गया, और यंत्रवत वे उठती हैं और काम पे लगती हैं। तो इस तरह की स्थितियां, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जैसे अभी संभल काफ़ी कारणों से चर्चा में है, और संभल के इलाके में ईंट भट्टे का कारोबार बहुत होता है। जो ईंट पकाते हैं ना, भट्टा ईंट पाथते हैं और उसको पकाते हैं भट्टे में, तो भट्टे का कारोबार बहुत होता है। वहाँ भट्टों पर महिलाएं बैठती हैं, ऐसी महिलाएं जिनके भाई होते हैं, इसके बावजूद भी, यानी पुरुष सदस्य के घर में होने के बावजूद भी महिलाएं भट्टा चलाती हैं। और एक विदेशी उदाहरण दे रही हूँ, जो हमारे पड़ोसी देश तुर्कमेनिस्तान का है, जो मेरे अपने अनुभव का हिस्सा है। तो वहाँ मैंने देखा कि जितने भी छोटे काम हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी, उनकी द्वार रक्षक, उनकी सुरक्षा कर्मचारी महिलाएं हैं। और एक बिल्डिंग की नहीं, लगभग हर सरकारी बिल्डिंग, गैर सरकारी या निजी बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो सुरक्षा प्रहरी हैं वो महिलाएं हैं। गार्ड का काम पुरुष नहीं करते, गार्ड का काम महिलाएं करती। हमारे यहाँ जैसे गार्ड की एजेंसियां हैं, इसमें चाहे वो बिल्कुल बूढ़ा अशक्त व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन वो पुरुष होगा। और वहाँ मैंने इसके उल्टा देखा कि गार्ड के काम के लिए पुरुष उपलब्ध नहीं है, महिलाएं हैं जो गार्ड का काम करती हैं, केयर टेकर का काम करती हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाती हैं। यहाँ तक कि सब्जी मार्केट में भी महिलाएं ही महिलाएं, वस्तुओं के विक्रय के छोटी छोटी जो दुकानें हैं, उन सब में महिलाएं ही महिलाएं। तो क्या इसका अर्थ महिलाओं के इतनी उपस्थिति का अर्थ ये माना जाए कि महिलाएं व्यापार में जब इतनी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और मैं बताऊं आपको कि वे सप्ताह में 2 या 3 दिन, पहले तो हिंदुस्तान से यानी दिल्ली से सीधी जहाज थी तो अशकाबाद के लिए 3 घंटे की सिर्फ दूरी है, सीधे डायरेक्ट फ्लाइट से 3-3.25 घंटे की। तो 3 दिन दिल्ली से और 3 दिन अमृतसर से, यानी सप्ताह में 6 दिन भारत से अशकाबाद जहाज जाया और आया करता था। तो पूरे जहाज में भर के महिलाएं
अपने सूटकेस और बहुत सारे बैगेजेस में यहाँ से वस्तुएं खरीद के ले जाती थी और अपने देश में बेचती थी। और सिर्फ वो भारत ही आती हूँ ऐसा नहीं, वे पड़ोस के टर्की जाती थी, चीन जाती हैं, अमेरिका जाती हैं, वहाँ से वस्तुएं लाती हैं और अपने देश में बेचती हैं। यानी व्यापार के काम में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। लेकिन वे महिलाएं इन तमाम चीज़ों को करने के बावजूद जो उनका निजी जीवन था, मैंने देखा कि वह उतना ही त्रासद या उतना ही विषम था, कठिन था, जैसे भारत के किसी महिला का हो सकता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता और डोमिनेंस के बावजूद उनके साथ ये स्थिति थी कि वो उन पर अन्य तमाम जो सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव थे, राजनीतिक पहलकदमी और योजनाओं के बावजूद वे बहुत गहरे थे और वे उससे मुक्त नहीं हो पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता की जो स्थितियां हैं, वे अलग अलग देशों में, अलग अलग सभ्यता संस्कृतियों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह से रूपायित होती हैं। लेकिन रूपायित होने के बावजूद भी महिलाएं व्यापार कर रही हैं। इसके बावजूद भी, चाहे वो संभल हो, चाहे वो अशकाबाद हो, चाहे वो झारखंड हो, कोई भी प्रांत क्यों न हो, महिलाओं के व्यापार करने के बावजूद भी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, महिलाओं के श्रम के साथ किया जाने वाला, वह और उसकी छाया बहुत गहरी है। तो ऐसे में उनकी जो आर्थिक आत्मनिर्भरता है, आर्थिक उपार्जन है, उसका बहुत प्रभाव महिलाओं के अपने निजी व्यक्तित्व के विकास और अवस्था में परिवर्तन के लिए मदद नहीं कर पाता। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं उसको हम इस रूप में देख सकते हैं, खास करके आपदा की स्थितियों में। अभी जैसे कोविड-19 गया, आपदा की स्थितियों में आप देखिए कि ये जो महिलाएं घरों से बाहर काम कर रही थी, और आपदा का बहुत सारा साहित्य भी विभिन्न भाषाओं में लिखा जा चुका है, लेकिन आपदा की इन स्थितियों ने जो विश्व स्तर पर एक तरह से महामारी का रूप जिसने ले लिया था, 3-4 साल अभी तक उससे दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं पार नहीं पा सकी। उन स्थितियों में महिलाओं के ऊपर क्या खास असर होता है। हमने देश का विभाजन देखा, विभाजन से जुड़ा साहित्य देखा, और उसके बाद युद्ध और युद्ध से जुड़ा युद्ध के असर को रूपायित करने वाला साहित्य देखा, और अब हम महामारी 2019 में और आज 2025 है, इस महामारी, वैश्विक महामारी से गुजरकर 4 साल बाद तरह तरह के साहित्य लेखन को देख रहे हैं। उसकी कोई छाया साहित्य में आ रही है? अगर आ रही है तो किस रूप में आ रही है? साहित्य और जीवन जैसे पुराने ढर्रे पे फिर से चलने लगा? क्या जिंदगी स्त्रियों की और स्त्री से जुड़े जो तमाम पारिवारिक सदस्य हैं, उन सब की क्या एक जैसी उसी तरह है जैसे 2019 के पहले थी? बहुत सारे परिवार इससे प्रभावित हुए। कुछ लोग हमेशा के लिए गांव चले गए, शहर छोड़कर। यानी शहर विकास की, अपने लिए अच्छी शिक्षा की, अच्छे उपार्जन की आशा में जो परिवार शहर आए थे, वे फिर से किसानी और खेती की तरफ लौट गए, जहां पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, आज भी बहुत कम है। तो और किसान से संबंधित जितनी भी योजनाएं बनती हैं, उसमें दिलचस्प बात यह है कि महिला किसानों से संबंधित योजनाएं न्यूनतम हैं, नगण्य हैं। किसान से संबंधित योजनाएं जो भी बनती हैं, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी को सुनिश्चित करने वाली योजनाएं न्यूनतम है। जबकि जो किसानी है, खेती किसानी है, प्रकृति है, पर्यावरण है, इन सब के साथ महिलाओं का जो संबंध है वो ज़्यादा सशक्त संबंध है, ज़्यादा मजबूत संबंध है। और एक बार खेत से फसल जब घर आती है या खेत में ही खड़ी होती है, तो महिलाएं उसमें सक्रिय भागीदारी करती हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी भागीदारी नहीं होती है, लेकिन महिला केंद्रित योजनाएं, किसानों से संबंधित जब भी योजना बनती है तो महिला केंद्रित करके बनाए जाने की आवश्यकता नीति निर्धारकों को नज़र नहीं आती। दिलचस्प उदाहरण एक देना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक खबर आई थी, इंडियन एक्सप्रेस में। वो खबर, उस खबर की तारीख थी नवंबर 11, 2024, और इस खबर में एक राष्ट्रीय पार्टी
और दो दो राष्ट्रीय पार्टी और दो क्षेत्रीय पार्टियों का घोषणा पत्र आया था। राष्ट्रीय पार्टी में भाजपा और कांग्रेस का घोषणा पत्र था। ये महाराष्ट्र के चुनाव की मैं बात कर रही हूँ। और भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बातें की गई थी उसमें भाजपा ने जो योजना चल रही थी, खास करके लड़की बहन योजना, उसको लेकर अपनी बात कही थी। और इसके साथ नहीं, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए 1500 से 2100 रुपए देने की बात की थी लड़की बहन योजना के अंतर्गत, और सीनियर सिटीजन्स को भी पैसे बढ़ाने की बात की थी। जो कांग्रेस राष्ट्रीय दल है उसने कहा था कि वह महीने में 2 दिन सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं को अवकाश मिले। स्त्री के अवकाश के कॉन्सेप्ट पर ये जो एजेंडा है, और स्त्री की आमदनी के कॉन्सेप्ट पर ये जो घोषणा पत्र हैं अलग अलग दलों के, ये फोकस करते हैं। सवाल है कि स्त्री के अवकाश का क्षण उसके काम के दौरान और घर के भीतर हम कितना मुहैया कराते हैं, कितना होता है। अगर हम सारे 24 घंटे का लेखा जोखा करें, उसकी एक मॉनिटरिंग करें, तो हम आसानी से जान सकते हैं कि स्त्री के दरअसल अवकाश का क्षण तुलनात्मक तौर पर बहुत कम होता है। बाहर से भी काम करके आने पर घर के अंदर जो उसके काम का समय होता है वो मिनिमाइज नहीं होता, बल्कि अगर मशीन से कोई चीज़ चल रही है, हो रहा है, तो उसको भी ऑपरेट करने का काम या जिम्मा स्त्री का ही होता है। तो ऐसे में परिवार का अन्य सदस्य घर के और घरेलू कामों में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होता जैसे स्त्रियां होती हैं। तमाम उपलब्धियों और स्वीकृतियों के बावजूद। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आपदा की स्थितियां होती है, संकट का समय होता है, उन तमाम संदर्भों में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो छोटी आमदनी वाला परिवार होता है, और उसमें भी स्त्री सर्वाधिक प्रभावित होती है, क्योंकि घर का मैनेजमेंट, घर की व्यवस्था, परिवार के पोषकता का ख्याल, परिवार की सुख सुविधा का ख्याल, परिवार के भोजन और भरण का, पोषण का ख्याल स्त्री के लिए अहम होता है। वह परिवार और बच्चों के नर्चरिंग के लिए, बच्चों को पालने पोसने के लिए अपनी बाहरी उपलब्धियों को, बाहरी जो काम है जिससे उसको संतुष्टि मिल सकती है, उन तमाम चीज़ों को आसानी से छोड़ देती है। और ऐसा जीवन में आम तौर पर होता है, लेकिन साहित्य में उसका प्रतिफलन कहाँ है? साहित्य में उस चीज़ को कितने ऐसे नॉवेल आए हैं, कितनी ऐसी कविताएं आई हैं, कितनी ऐसे नाटक लिखे गए हैं जो सौदेश्य नाटक हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही, नुक्कड़ नाटकों की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन जो मुख्य धारा का लेखन है, चाहे वो हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, असमिया में हो, बांग्ला में हो, मराठी में हो, किसी भी भाषा में हो, कितना ऐसा लेखन है जो इन तमाम मुद्दों को इस तरह से उठाता है और उसको स्त्री के श्रम को एक सम्मानजनक तरीके से समाज में देखा जाना चाहिए, इसको रूपायित करता है। खास करके जो पितृसत्तात्मक चेतना है स्त्री श्रम को लेकर, जिसमें स्त्री की परंपरित जेंडरगत भूमिका को महिमामंडित किया जाता है, यानी तमाम चीज़ों के बावजूद जो स्त्री की परंपरित जेंडर भूमिका है, यानी परिवार के भीतर एक माँ की छवि, एक बहन की छवि, एक पत्नी की छवि, पुत्री की छवि, इनको महिमा मंडित करने वाली जो चीज़ें हैं वह दरअसल पितृसत्तात्मक सोच और उसकी जो गहरी जड़ें हैं वहाँ से आ रही। और साहित्य में इसकी कोई काट, इसका कोई कह सकते हैं कि तोड़ उस तरह से अभी के वर्तमान लेखन में नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपको दिलचस्प एक चीज़ बता रही हूँ, वर्तमान के नहीं, 2 उदाहरण दूंगी, एक वर्तमान का भी है, एक लगभग 125 साल पहले का लेखन है। 125 साल पहले 1905 में लिखा गया, और आज 2025 है, 120 साल पहले। तो 120 साल पहले एक रचना आई थी, स्त्री ने ही लिखी थी, और उस रचना में कैसे स्त्री के श्रम,
स्त्री की सामाजिक भूमिका, स्त्री की पारिवारिक भूमिका, स्त्री द्वारा संचालित स्टेट, राज्य और राजनीति, और स्त्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जिसमें दूसरे देशों के साथ हम कैसा व्यवहार करें, कैसा बर्ताव करें, हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसा हो, वह शामिल है। इन सबको रूपायित करता हुआ और वैज्ञानिक उपलब्धियों को दर्ज करता हुआ एक ऐसा मास्टर पीस लिखा गया जो भारतीय भाषाओं के साहित्य में, चूंकि आप सब MIL के हैं इसलिए कह रही हूँ, भारतीय भाषाओं के साहित्य में मील का पत्थर है। और वह एक कहानी है, उसका नाम है सुल्ताना का सपना, सुल्तानाज ड्रीम, जो 1905 में अंग्रेजी में आई थी। आप सब पढ़िएगा और पढ़कर आप समझ सकते हैं कि स्त्री संचालित एक ऐसे समाज की कल्पना की गई और उन तमाम बिंदुओं को जो स्त्री के व्यक्तित्व के विकास में बाधक बन सकते हैं, कैसे परे हटाकर स्वायत्त स्त्री की एक परिकल्पना कि अगर वे सारे तत्व जो स्त्री को मनुष्य होने से रोकते हैं, नागरिक होने से रोकते हैं, उसके मानवीय अधिकारों का हनन करते हैं, अगर वे सारे तत्व हटा दिए जाएं तो समाज कैसा होगा। और उस समाज की एक सुंदर परिकल्पना सुल्तानाज ड्रीम में है। ये इस कहानी को फेमिनिस्ट कहानी कहा जाता है, लेकिन ये केवल फेमिनिस्ट कहानी नहीं है। इसको बेगम रुकैया सखावत हुसैन या एंड इस कहानी के अलावा मैं इस कहानी को के इलाबोरेशन में नहीं जा रही हूँ, आप सब पढ़ सकते हैं। मैं जिन बिंदुओं पर बात कर रही हूँ उसको आप देख सकते हैं। वहाँ स्त्री का श्रम भी है, स्त्री का ज्ञानात्मक श्रम भी है कि वह कैसे बढ़िया बेहतरीन साइंटिस्ट बन सकती है। स्त्री का पॉलिटिकल नॉलेज भी है कि कैसे वह दूसरे देशों से युद्ध जब होता है तो स्त्री कैसे उस युद्ध में विजयी बन सकती है, और बनती है किन हथियारों से। वो हथियार लोहे के बने नहीं हैं, वे परमाणु हथियार नहीं, वे आणविक हथियार नहीं, वे हथियार हैं प्रकृति प्रदत्त जो सोलर ऊर्जा है उससे संचालित हथियार। तो स्त्री जब लड़ती भी है तो कैसे पर्यावरण, प्रकृति और स्त्री का एक सुंदर संयोजन बनता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है। इसको रूपायित करने वाली बेहतरीन कहानी है। और इसके साथ मैं एक अद्यतन नॉवेल की चर्चा कर रही हूँ जो हिंदी में लिखी गई है। ये विदर्भ के किसानों पर लिखी गई है। हिंदी में ऐसी रचनाएं कम हैं। पता नहीं, आप सब अन्य भारतीय भाषाओं के अध्यापक हमारे साथ हैं, आलोचक, लेखक भी हैं आप सब, तो आप सबको ज़्यादा ज्ञान होगा, मुझे बता सकते हैं, मुझे भी इनलाइटन कर सकते हैं। पर हिंदी का मैं जानती हूँ और बांग्ला मुझे आती है, तो मैं हिंदी बांग्ला के बारे में कह सकती हूँ कि ऐसी कम रचनाएं हैं जो स्त्रियों के परिश्रम को लेकर, उसके श्रम को सम्मान देते हुए, पितृसत्तात्मक सोच से बाहर जो ट्रेडिशनल उस विमेन लेबर है उससे अलग, स्त्री के अलग तरह से किए जा रहे श्रम को एक रेस्पेक्ट दे सकती है, ऐसी रचनाएं कम लिखी गई। जैसे मैं अभी जिस विदर्भ के किसानों की आत्महत्या और उनके दुखद पारिवारिक और सामाजिक और आर्थिक जीवन के संदर्भ की चर्चा करते हुए एक नॉवेल की चर्चा करना चाहूँगी। वो नॉवेल हिंदी में लिखा गया है ढलती सांझ का सूरज। ये मधु काकरिया द्वारा लिखा गया है। हिंदी में और भी उपन्यास हैं जो किसानों पे लिखे गए, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखे गए। जैसे संजीव का उपन्यास है, संजीव के एक नहीं और भी कई उपन्यास है। फांस की मुझे याद आ रही है, फांस उपन्यास किसान जीवन पर है, लेकिन उसमें फोकस किसान जीवन है। किसान जो वुमेन है, स्त्री है और उसका परिश्रम है, वह वहाँ से उतना प्रोमिनेंसी नहीं प्राप्त कर पाता है लेखक के पास। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम जहाँ से देख रहे हैं, किस बिंदु से देख रहे हैं, हमारी पोजीशनिंग क्या है, लिटरेचर के अंदर भी हमारी पोजीशनिंग क्या है, वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे में रचनाओं को और उसकी रचनाशीलता को ये चीज़ प्रभावित करती है। जाहिर है वो चीज़ हमारी दृष्टि से ओझल होगा अगर हमारी पोजीशनिंग पितृसत्ता के खिलाफ नहीं होगी, हम स्त्री के प्रति सहानुभूति और संवेदना से ना देख पा रहे होंगे, तो हमारी रचनाशीलता में वो चीज़
प्रमुख होगी ही नहीं, जैसे रुकैया सखावत हुसैन के यहाँ है। तो मैं समझती हूँ कि मैंने जो बातचीत आपसे की है इसे यहीं विराम दूँ, क्योंकि बात बहुत हो सकती है और आप सबके पास भी अपना अपना अनुभव है। हम सब और भी थोड़ी देर बात कर सकते हैं और कभी भविष्य में मौका मिला तो और भी बातों के लिए जगह बनेगी। ये थोड़ा गैर पारंपरिक तरीके से मैंने आज आपसे बात की है और मैं जानती हूँ कि आप जैसी उम्मीद कर रहे होंगे कि एक टेक्स्ट को आधार बनाकर मैं कुछ केवल उसकी व्याख्या विश्लेषण करूँ, तो आज मैंने उसे करने से आज परहेज किया है। बहुत धन्यवाद।